Hello friends, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Biology by Deepak Sawant. Friends, from today we are going to start our new unit, that is Unit 5 Standard 11th. So friends, आज जो हम बात करने वाले मतलब आज से हमारा एक नया यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका यूनिट 5 स्टैंडर्ड 11th में। ऐसे देखा जाए तो 11th और 12th में अगर हम देखते हैं तो देर आर टोटल 10 यूनिट्स, टोटल 10 यूनिट्स है। जैसे कि 5 यूनिट्स आपके स्टैंडर्ड 11th में है एंड देन 5 यूनिट्स आपके स्टैंडर्ड 12th में है। अब ये सारे यूनिट में अगर हम देखते हैं ना तो कुछ यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनिट जो है आपका 12th का जो यूनिट है 10th यूनिट दैट इज द इकोलॉजी, इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसी तरह से देखा जाए तो जीनेटिक एंड 11th में अगर देखा जाए तो जो यूनिट 5 है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो फ्रेंड्स, अगर ये टोटल 10th यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर नीट एग्जाम। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सारे यूनिट में से देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर हम समझे ना तो देर आर अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर 13 to 14 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और दूसरा अगर देखा जाए तो यूनिट 5 जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन के बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग ऑर्गन के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, बेसिक स्टडी करते हैं। उन ऑर्गन का जो फंक्शन है, स्पेसिफिक ऑर्गन का क्या फंक्शन है, जैसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक, या तो स्टमक कैसे बना हुआ है, उसकी एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। दूसरा कि यू आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर, सो यू शुड नो द बेसिक एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि अगर आपको ह्यूमन बॉडी का बेसिक नॉलेज होगा तो आप एमबीबीएस में थोड़ा एडवांस स्टडी कर सकते हो। सो देयरफॉर एनटीए के अकॉर्डिंग ये यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 जो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, सो देर आर 7 चैप्टर्स एंड ईच एंड एवरी चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सारे जो चैप्टर ईच एंड एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, सारे चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज बी केयरफुल। और दूसरा फ्रेंड्स, यूनिट 5 जो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी इट इज अ वेरी लेंथी यूनिट, और इसके जो 7 चैप्टर है दे आर ऑल्सो वेरी लेंथी। सो शायद ऐसा हो सकता है कि एक चैप्टर के काफी पार्ट हमको बनाने पड़े, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो माई रिक्वेस्ट टू यू कि हर पार्ट को आप अच्छी तरह से मतलब कि देखिए उस वीडियो को, जिससे आपका जो भी चैप्टर के बारे में जो प्रॉब्लम होगा वो आपका दूर हो सकता है। जैसे दूसरा मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बता दूं कि यहाँ पे जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे सो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नीट के अकॉर्डिंग, कहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको चैप्टर के साथ साथ आई विल एक्सप्लेन यू। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो अवर ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मतलब चैप्टर 16 दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। So friends, you know what is digestion and what is absorption because we have already learned about it in a standard 10th। हमने standard 10th में इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। Now friends, तो as we know that कि every organism require energy to मतलब कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, सो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। सो
ये मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी, हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट इज टेक प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी टू सस्टेन लाइफ। मतलब ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, हर ऑर्गेनिज्म, whether it is bacteria, whether it is plant, animals, किसी की भी अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। नाउ फ्रॉम वेयर ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी, ऑर्गेनिज्म एनर्जी कहां से लेता है? तो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी फ्रॉम फूड और डाइट। ऑर्गेनिज्म फूड या तो डाइट में से एनर्जी उसको मिलती है, जो भी वो खाता है, ऑर्गेनिज्म जो भी खाता है, मतलब वो जो उसका डाइट होता है या उसका जो फूड होता है उसमें से उसको एनर्जी मिलती है। नाउ जैसे हम देखते हैं कि जो डाइट होता है या तो जो फूड होता है उसके अंदर बेसिक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो इससे हमारा डाइट बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी को फैट की भी जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। नाउ उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो दैट इज द न्यूट्रिशन, दैट इज द न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो अगेन आई रिपीट, मैं रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? सिंपल अगर डेफिनेशन हम देखते हैं, व्हाट इज द न्यूट्रिशन? सो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल एंड रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब हमने खाना खाया, देन वो उसका डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और ग्लूकोज बन गया। फिर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है एंड देन ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो हम बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं, वाटर रिलीज होता है, वाटर मतलब बनता है। सो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। दूसरा कि देर आर सिवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे अगर हम देखें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, heterotrophic न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फ्रेंड्स आपको मालूम है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, सो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो ज्यादातर ग्रीन प्लांट में होता है। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये भी वापस 2 तरह का होता है। एक होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है आपका केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरिया करते हैं, जहां पे मतलब सनलाइट की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके पास जो क्लोरोफिल होता है और सनलाइट उसकी हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं, उस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बिकॉज फोटो का मतलब होता है लाइट एंड ऑटो का मतलब होता है अपने आप बनाना। नाउ सेकेंड है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो सेकेंड है वो है केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट इज काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। तो ये जो बैक्टीरिया, इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है इट इज केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद जो होता है हमारा वो होता है हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओवन फूड, दे डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स, ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते,
तो वो अपने जो खाना है उसके लिए वो डिपेंड होता है दूसरे प्लांट या एनिमल्स के ऊपर। सो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ए हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नाउ अगर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखा जाए तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन के अंदर या तो अमीबा के अंदर जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटेरो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद जो हम देखते हैं वो है होलोजोइक के बाद जो हमारा थर्ड टाइप का जो न्यूट्रिशन है दैट इज द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी को भी मतलब वो लॉस नहीं होता है बट बेनिफिशियल होता है। सो सच काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ए सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब जो हम बात करने वाले वो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ फ्रेंड्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी क्वेश्चन नीट के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से पूछे जाते हैं। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखते हो तो उसमें फिगर 16.1 इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ह्यूमन डाइजेस्टिव चार्ट दिया हुआ है पूरा आपको, देन मतलब फिगर दी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वैसी फिगर आपको दी हुई है। नाउ फिगर 16.2, फिगर 16.3 एंड फिगर 16.4। सो ये सारी फिगर आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, लेबलिंग मालूम होना चाहिए, क्योंकि फिगर और लेबलिंग नीट की एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज वेरी लेंथी, हर ऑर्गन के बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, सो दिस इज एलिमेंट्री कैनल। फर्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनल और उसमें जो अलग अलग ऑर्गन है उनके बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड एक्सेट्रा। नाउ सो दिस इज द elementary canal. So friends, one thing you should remember that कि elementary canal start from mouth and ends into anus। मतलब माउथ से ये शुरू होती है और एनस में ये खत्म हो जाती है। सो दैट इज द एलिमेंट्री कैनल, दैट इज द एलिमेंट्री कैनल। नाउ तो सबसे पहले जो हम देखते हैं तो ये है हमारा माउथ, दिस इज द माउथ। देन माउथ के बाद आता है आपका बुकल केविटी या तो ओरल केविटी बोलते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ना उसके बाद होता है आपका फेरिंग्स। जो बुकल केविटी है या तो ओरल केविटी है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बुकल केविटी या तो ओरल केविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स। ये फेरिंग्स में होता है। देन दिस इज द ओइसोफेगस, दिस इज द ओइसोफेगस। ओइसोफेगस इज जस्ट अ पाइप विच जॉइंट फेरिंग्स विथ स्टमक, जो फेरिंग्स को स्टमक के साथ ज्वाइन करता है। नाउ दिस इज अवर स्टमक। ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा स्टमक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। प्लीज रिमेंबर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो ये एलिमेंट्री कैनल हो गया, दिस इज स्टमक। नाउ एक चीज आपको याद रखना है कि ह्यूमन स्टमक, अब यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा स्टमक होता है, ह्यूमन जो स्टमक है बराबर, इसमें 4 पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड अ फंडस। फिर आप देखते हो तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड अ कार्डियक, देन बॉडी पार्ट एंड देन पाइलोरिक। सो प्लीज रिमेंबर कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक, जो स्टमक है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक।
नाउ इसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसके बाद जो हम देखते हैं तो यहां से आप देखते हो तो यहां से जो स्टार्ट होता है दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से अगर हम देखते हैं और यहां तक ये जो है इसके पीछे ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके पीछे ये जो मतलब यहाँ पे हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हो जाता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइंट हो जाता है, बराबर। तो एक चीज याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट इन ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। नाम इसका स्मॉल है बट ये सबसे बड़ा पार्ट है। नाउ एक चीज आपको दूसरा याद रखना है फ्रेंड्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो आपका जो स्टमक के बाद जो तुरंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तुरंत ही स्टार्ट होता है ना, सो उसको हम बोलते हैं डुडीनम, दैट इज कॉल्ड ड्यूडीनम। ओके, नाउ फिर ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं जेजुनम, दैट इज कॉल्ड जेजुनम। एंड देन ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इलियम। सो फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डुडीनम, जेजुनम एंड इलियम। नाउ उसके बाद जो हम देखते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे एंड हो जाता है। जैसे हमको मालूम है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ हमारी बॉडी में, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे एंटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज, तो यहां से आप देखते हो तो यहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। ये जो है आपका ये जो पूरा पार्ट है दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको हम कोलोन भी बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स के लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटा है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज द डायमीटर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज मोर देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखोगे डायमीटर मतलब जो ल्यूमेन होता है, जैसे सपोज अगर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन इतना है तो लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन इतना होता है। सो डायमीटर आप देखोगे लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, इसके लिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसका लेंथ से लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर लेंथ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखते हैं तो ये लार्ज इंटेस्टाइन यहां से शुरू होके यहां पे एनस में खत्म हो जाता है, बराबर। नाउ इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं। तो ये जो आपका अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो यू जाता है एंड देन यू के एनस के थ्रू हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बराबर। नाउ तो ये जो ऊपर की तरफ जाता है इसको हम बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, दैट इज कॉल्ड एसेंडिंग कोलोन, बराबर, जो आपका एनसीईआरटी के बुक्स में दिया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, COLON कोलोन, एसेंडिंग कोलोन। ओके फ्रेंड्स, नाउ फिर ये जो है यू मुड़ जाती है, यहां से ये ऊपर जाती है फिर यहां से मुड़ जाती है। सो ये जो मुड़ जाती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, बराबर, ट्रांसवर्स कोलोन। नाउ फिर यहां से आप देखते हो तो यहां से जो हमारी कोलोन है मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन है वो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन। अंडरस्टूड। नाउ यहां से आप देखोगे जो हमारी कोलोन है वो मुड़ जाती है, तो ये जो यहां से टर्न लेती है कोलोन इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, दिस इज कॉल्ड अ सिग्मोइड कोलोन। एंड नाउ ये जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेक्टम, दिस इज कॉल्ड रेक्टम। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन एंड्स इनटू रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा कहां पे खत्म होता है, रेक्टम में खत्म होता है। एंड रेक्टम ओपन्स इनटू एनस, जो रेक्टम है वो आपका एनस में ओपन होता है, रेक्टम जो है वो आपका एनस में ओपन होता है। एंड देन जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी इन सॉलिड फॉर्म, मीन्स के इन स्टूल थ्रू द एनस, एनस के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब जो यहां पे हम देखते हैं
तो ये हमारा अपेंडिक्स है एंड दिस इज कीकम। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है वो कीकम से स्टार्ट होता है। अपेंडिक्स जनरली हमारे बॉडी में इसका कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ अपेंडिक्स इन अवर बॉडी, बराबर। इसका हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है, अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं होता है, बराबर। कभी कभी हम अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव भी करते हैं, बराबर। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अपेंडाइटिस, ओके, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब जो हम देखते हैं, तो जैसे हमने देखा कि हमारी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनल अगर आप देखें तो ये बहुत लंबी ट्यूब है एंड विथ अ मस्कुलर कोट। मतलब अगर समझो कि ये हमारी एलिमेंट्री कैनल है तो इसके आजू बाजू मस्कुलर कोट होता है, मस्कुलर कोट होता है, और बीच में ल्यूमेन है, छेद है, जहां से मतलब खाना आगे मूव करता है, मतलब जो भी आपका फूड है वो आगे मूव करता है। सो दिस इज द ल्यूमेन। सो नाउ फ्रेंड्स, आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में फिगर 16.4 आपको दिया हुआ है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर, आप उसके ऊपर आईएमपी कर सकते हो, आईएमपी फॉर नीट। नाउ तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है, एलिमेंट्री कैनल इज अ लार्ज ट्यूब, एक तरह की ट्यूब है जहां पे बीच में छेद है, दैट इज कॉल्ड अ ल्यूमेन। उसमें से जो हमारा फूड है वो आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है, बराबर। तो दिस इज द ल्यूमेन, बीच में जो छेद है दिस इज द ल्यूमेन, बराबर। नाउ ये जो आपकी एलिमेंट्री कैनल होती है, सो एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल होती है, मतलब के वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज कंसिस्ट ऑफ 4 कोट, कॉन्सेंट्रिक कोट। मतलब आप लाइक जैसे समझो कि हमारी पाइप है, तो यहाँ पे हम एक कपड़ा लगा देते, उसके ऊपर दूसरा लगाते, 2 लेयर हो गए, तीसरा लगाते 3 देन 4, तो ऐसे 4 कॉन्सेंट्रिक कोट है। मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनल है, मतलब कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल, बराबर, वो कैसी होती है, उस मतलब के 4 कॉन्सेंट्रिक कोट होता है। नाउ यहां से आपको नीट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे कोट की बात करेंगे कि ये जो 4 कोट होते हैं, मतलब कि जो लेयर है, 4 जो लेयर है, बराबर, फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएंगे कि मतलब कि ये जो 4 कॉन्सेंट्रिक कोट है, फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर तो अलग है, फ्रॉम इंटीरियर टू एक्सटीरियर वो भी अलग है। आपको याद रखना है एक्सटीरियर टू इंटीरियर, मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये आपका ल्यूमेन हो गया। तो हम देखते हैं, तो सबसे जो बाहर वाला लेयर है, सबसे बाहर वाला जो कोट है, सबसे बाहर वाला कोट, ये आप देखते हो, ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा कोट है, बराबर, जो आउटर मोस्ट कोट है, दैट कोट इज कॉल्ड सेरोसा। इसको हम बोलते हैं सेरोसा। तो सबसे बाहर वाला जो कोट होगा आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, सेरोसा बोलेंगे, या तो वाइसिरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, वाइसिरल पेरिटोनियम। So friends, please remember outermost layer of wall of elementary canal, elementary canal की जो wall है उसका सबसे बाहर वाला जो लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर, ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं सेरोसा या तो वाइसिरल पेरिटोनियम, वाइसिरल पेरिटोनियम। अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेयर होता है, तो सेकेंड लेयर होता है हमारा मस्कुलर कोट। सो दिस इज सेकेंड लेयर, मतलब कि सेरोसा के बाद जो हमारा सेकेंड लेयर होता है वो होता है हमारा मस्कुलर कोट। इसको मैं नाम दे रहा हूं, जैसे सेरोसा आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला, फर्स्ट इसको हम ले लेते, देन हम फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर आ रहे हैं, और ये हमारा सेकेंड है मस्कुलर कोट, मस्कुलर कोट सेरोसा। ये जो लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड वाइसिरल पेरिटोनियम या तो सेरोसा, दोनों एक ही है। इसके बाद जो अंदर वाला जो लेयर है वो है आपका मस्कुलर कोट, मस्कुलर कोट, बराबर, मस्कुलर कोट। नाउ अब याद रखना है कि यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अगर हम बात करें तो जो मस्कुलर कोट होता है, मस्कुलर कोट, बराबर, तो मस्कुलर कोट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी 2 लेयर होते हैं। मस्कुलर कोट के अंदर भी आपके 2 लेयर होते हैं,
बराबर। एक ये जो आउटर लेयर है, थीन लेयर, ये जो आउटर लेयर है मस्कुलर कोट का जो आउटर लेयर है, बाहर वाला जो लेयर है, वहां पे जो मसल्स होते हैं वो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। तो उस लेयर को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर। नाउ मतलब कि मस्कुलर कोट का जो आउटर लेयर है, बाहर वाला जो लेयर है, मतलब इस तरफ, ये आपका पूरा ये जो है ना इतना मोटा, ये आपका मस्कुलर कोट है। तो ये बाहर वाला लेयर है और ये अंदर वाला लेयर है, बराबर। सो नाउ बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर, एंड देन जो अंदर वाला लेयर मस्कुलर कोट का जो इनर लेयर है, अंदर वाला जो लेयर है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स फाइबर, सर्कुलर मसल्स फाइबर। अंडरस्टूड? नाउ तो सेरोसा हो गया। सेरोसा के बाद जो दूसरा लेयर आएगा, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, सेरोसा के बाद जो लेयर आएगा वो होगा आपका मस्कुलर कोट, मस्कुलर कोट। नाउ थर्ड जो लेयर होगा आपका वो होगा सब म्यूकोसा। थर्ड जो लेयर होगा ये आपका आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया, सेरोसम। इसके बाद ये आपका क्या हो गया, मस्कुलर कोट, एंड देन मस्कुलर कोट से जो अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, थर्ड लेयर सब म्यूकोसा। नाउ सब म्यूकोसा के बाद जो अंदर वाला आता है इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला जो लेयर है, बराबर, मतलब कि जो कोट है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। नाउ सो म्यूकोसा, अब आप देखोगे ना तो जो म्यूकोसा है ना, म्यूकोसा में वापस 3 लेयर है। यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो म्यूकोसा में आप देखोगे ना तो 3 लेयर है, बराबर। तो जैसे सबसे बाहर वाला जो थीन लेयर है म्यूकोसा का, मतलब के जो आउटर थीन लेयर है म्यूकोसा, आउटर थीन लेयर ऑफ म्यूकोसा इज कॉल्ड मस्कुलरिस म्यूकोसाई। सो ये जो पूरा थिक है ना फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, और ये इसका आउटर थीन लेयर है। म्यूकोसा का जो एकदम पतला थीन लेयर है दैट इज कॉल्ड मस्कुलरिस म्यूकोसाई। नाउ इसके बाद जो म्यूकोसा का जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर को हम बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। मिडल लेयर ऑफ म्यूकोसा इज कॉल्ड लेमिना प्रोप्रिया, बराबर। नाउ और जो इनर लेयर है म्यूकोसा का जो अंदर वाला लेयर है, ये जो लेयर है आपका, बराबर, ये जो आपका लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। दिस लेयर इज कॉल्ड एपिथेलियम, सर्कुलर एपिथेलियम। सो नाउ फ्रेंड्स, ये जो हो गया, मतलब ये हमने क्या देखा, एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल है ना उसके बारे में देखा। आपको क्वेश्चन कैसे, अगर फ्रॉम इनर टू आउटर अगर हम बात करते हैं, इनर टू आउटर अगर हम बात करते हैं ना तो क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो म्यूकोसा आएगा, देन सब म्यूकोसा आएगा, फिर मस्कुलर कोट आएगा, एंड देन सेरोसा आएगा। और अगर हम फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर बात करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो सेरोसा होगा, देन मस्कुलर कोट होगा, देन आपका सब म्यूकोसा होगा, एंड देन म्यूकोसा। सो ये दोनों फिगर जो है फ्रेंड्स, ये दोनों फिगर, दिस इज द एलिमेंट्री ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ मैंने एलिमेंट्री कैनल ड्रॉ की हुई है, कोई भी ग्लैंड मैंने ड्रॉ नहीं किया। यहाँ दिस इज द पेनक्रियास, दिस इज द लीवर। अंडरस्टूड? सो दिस फिगर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 एक ऑर्गन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सेशन। सो नाउ फ्रेंड्स, के ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट्स ऑफ, हमारी जो एलिमेंट्री कैनल है वो किससे बनी हुई है। सो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट्स ऑफ, जैसे हमने देखा यहाँ पे माउथ से बनी हुई है, देन बुकल कैविटी, फेरिंग्स। आपको लिखना क्या है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, बुकल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स माउथ के बारे में अगर हम बात करें
तो माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट। माउथ क्या है हमारा? ट्रांसवर्स स्लिट है। अपर की तरफ आप देखोगे तो अपर लिप होता है, नीचे की तरफ अगर हम देखें तो लोअर लिप होता है, एंड आजू बाजू हमारे चीक होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ माउथ। सो ज़्यादा माउथ के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद होता है आपका माउथ के बाद होता है आपका वेस्टिब्यूल। फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, माउथ के बाद जो आएगा आपका वो आएगा वेस्टिब्यूल। इट इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर नॉलेज कि वेस्टिब्यूल क्या होता है। तो हमारा जो लिप और जो टीथ उसके बीच वाला जो पार्ट होता है, लिप और टीथ वाला, मतलब कि अ स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लिप, एक्सटर्नली लिप एंड इंटरनली टीथ, उसने जो जगह रोकी हुई है गम, बराबर, उसने जो जगह रोकी हुई है दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। नाउ वेस्टिब्यूल मतलब कि अगर देखा जाए तो वेस्टिब्यूल मतलब क्या होता है कि हमारे जो लिप है और जो टीथ है उसके बीच में जो जगह है जहाँ पे गम होता है, टीथ के गम्स होते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। नाउ इसके बाद वेस्टिब्यूल के बाद आपका क्या आता है? तो ओरल कैविटी, या तो जिसको हम बुकल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी या तो बुकल कैविटी। ये जो कैविटी, ये आपका समझो टीथ है, बराबर, और ये लिप्स है, तो इसके बीच में जो जगह होगी उसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। नाउ इसके बाद ये जो कैविटी है, ये जो ओरल कैविटी होती है, मतलब कि जहाँ पे हमारी टंग होती है, सॉरी, जहाँ पे हमारी टंग होती है उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या तो बुकल कैविटी, बुकल कैविटी, ओरल कैविटी या तो बुकल कैविटी। नाउ ओरल कैविटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो ओरल कैविटी मींस अ लार्ज स्पेस एनक्लोज बाय, आप देखोगे ना, लार्ज प्लेस एनक्लोज बाय अपर, ऊपर से किसने ये रोकी हुई जगह? पैलेट ने, और नीचे से आप देखोगे तो थ्रोट होता है, और साइड में से आप देखोगे तो चीक होता है, सॉरी मतलब कि आपका जो होता है, साइड में से अगर हम देखें तो जो, मतलब कि एक जगह होती है लार्ज, मतलब हम मुंह ओपन करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि आपका मुंह खोलो, तो हम आ करके करते हैं, तो दैट इज वो जो कैविटी जहाँ पे मतलब डॉक्टर टॉर्च डालता है, उस कैविटी को एक्चुअली हम बोलते हैं ओरल कैविटी या तो बुकल कैविटी, दैट इज कॉल्ड बुकल कैविटी या तो ओरल कैविटी। तो ये जो कैविटी होता है ना, मतलब ये क्या होता है, ऊपर से आप देखोगे ना तो ऊपर से पैलेट होता है, PALATE, पैलेट, पैलेट होता है, नीचे से थ्रोट होता है, थ्रोट, ऊपर पैलेट हो गया, मतलब कि जहाँ पे हम मतलब क्या बोलते हैं ऊपर, मतलब हमारा जो मुंह होता है उसका ऊपर वाला पार्ट, एंड आजू बाजू से जो होता है, बराबर, साइड बाय जो, मतलब कि लार्ज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, ऑक्यूपाइज अपर बाय पैलेट, लोअर बाय थ्रोट एंड साइड बाय जोस। सो ये जो लार्ज स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी या तो बुकल कैविटी, ओरल कैविटी या तो बुकल कैविटी। नाउ अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स पैलेट की। यहाँ पे आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ है। पैलेट की बात करते हैं, पैलेट क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, जैसे कि अगर कोई बंदा जो है उसने अपना मुंह खोला हुआ है, तो ये आपके टीथ है, ये आपके टीथ है, ये नीचे वाला है, करते हैं ना, तो ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला, ये टंग है, और ये आप देखोगे तो आपका उल्वा है, उल्वा, बराबर। नाउ तो ये जो है, ये जो ऊपर जो पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, बराबर, उसको हम बोलते हैं पैलेट, दैट इज कॉल्ड पैलेट, पैलेट, बराबर। नाउ अब फ्रेंड्स याद रखना, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। सो नाउ जो पैलेट होता है, सो ये जो पैलेट है, मतलब हम जब मुंह खोलते हैं ना, ऊपर जो हम छूते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पैलेट। सो एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज कॉल्ड अ हार्ड पैलेट, मतलब कि ये जो पैलेट है तो ये इसका एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ये आगे वाला है, मतलब हमारे ऊपर वाले जो टीथ है ना उसके पीछे वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं पैलेट। तो वो हार्ड होता है बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ बोन, ये बोन से बना होता है, इट इज वेरी हार्ड, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, दैट इज कॉल्ड अ हार्ड पैलेट। नाउ
अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूं, तो ये जो हार्ड पैलेट होते हैं, सो हार्ड पैलेट बियर्स ट्रांसवर्स रूगी, हार्ड पैलेट्स बियर्स ट्रांसवर्स रूगी, इसमें ट्रांसवर्स रूगी होती है, रूगी। ये आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बराबर। एम्स, जीप मेर, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सो नाउ मतलब क्वेश्चन क्या है कि ये जो हार्ड पैलेट होता है, मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स कि जो हमारे ऊपर वाले जो टीथ है उसके पीछे वाला, गम के पीछे वाला जो पार्ट होता है दैट इज हार्ड, वो पैलेट है, वो हार्ड होता है क्योंकि वो बोन से बना होता है। और उसमें हार्ड प्लेट में आप देखोगे ना तो ट्रांसवर्स रूगी होते हैं, ट्रांसवर्स रूगी। उस ट्रांसवर्स रूगी को हम बोलते हैं पेलेटाइन रूगी, दैट ट्रांसवर्स रूगी इज कॉल्ड अ पेलेटाइन रूगी, पेलेटिन रूगी। नाउ अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेलेटिन रूगी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेलेटिन रूगी, बराबर। दिस इज द नीट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिस इज द नीट क्वेश्चन, ये आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेलेटिन रूगी, सो प्लीज रिमेंबर, बराबर, इवन यू कैन राइट डाउन इट इन योर पॉइंट्स टू रिमेंबर नोट, दैट इज मतलब एक नोट होती है जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हो जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें भी ये पॉइंट लिख सकते हो बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेलेटिन रूगी, पेलेटिन रूगी का फंक्शन क्या है, तो प्लीज रिमेंबर के पेलेटिन रूगी हेल्प इन कीपिंग द फूड इन अ पेलेस ड्यूरिंग मेस्टिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब हम खाना चबाते हैं तो ये जो पेलेटिन रूगी होती है ये खाने को अपनी जगह पे रखते हैं, ये खाने को अपनी जगह पे रखते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ पेलेटिन रूगी, दैट इज द फंक्शन ऑफ पेलेटिन रूगी। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन है, ये आपका नीट वाला क्वेश्चन है, नीट क्वेश्चन। नाउ आगे हम चलते हैं। अब जैसे हमने देखा कि पेलेट, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेलेट, पेलेट का जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब कि जो हमारा ऊपर वाला है उसके जो नीचे वाला अंदर हाथ डालते हैं तो वो जो पीछे वाला जो पार्ट है उसको वो पेलेट का सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पेलेट, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट पेलेट। देन फिर जो हम देखते हैं फ्रेंड्स वो है हमारा टंग। टंग की बात करें तो टंग इज नथिंग, मतलब कि टंग के बारे में भी ज्यादा मतलब आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो टंग क्या है, सो इट इज अ लार्ज, टंग लार्ज होती है, मस्क्यूलर होती है, टंग मस्क्यूलर होती है, बोन नहीं होता है टंग के अंदर। और दूसरा हाईली मोबाइल ऑर्गन, हाईली मोबाइल क्योंकि हम टंग को मूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, टंग को हम मूव कर सकते हैं, सो हाईली मोबाइल। नाउ एक दूसरा याद रखना है आपको, एक वर्ड से आपका, दैट इज द फ्रीनूलम ऑफ टंग, फ्रीनूलम ऑफ टंग, फ्रीनूलम ऑफ टंग, TONGUE। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ये भी क्वेश्चन नीट के लिए पूछा गया है, बराबर, क्योंकि आपको ये भी जो क्वेश्चन है जो आज हमने यहाँ पे मतलब अभी इस सेशन में हमने जो दो क्वेश्चन देखे, ये दोनों क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। सो प्लीज रिमेंबर, अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। सो नाउ हम बात कर रहे थे फ्रीनूलम ऑफ टंग, तो जैसे हम हमारी जो टंग होती है तो हमारी टंग का जो मिडल का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर सरफेस, हमारी जो टंग है तो टंग का जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट की जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस वो हमारी थ्रोट के साथ जॉइंट होती है। आप टंग को खींचोगे ना तो वो आप नीचे से देखोगे, बीच में से, टंग के नीचे से, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं लोअर सरफेस, बीच में से मतलब मिडल, सो मिडल लोअर सरफेस, मिडल लोअर सरफेस ऑफ द टंग इज अटैच टू द ओरल केविटी, ओरल केविटी के साथ अटैच होती है, किसके थ्रू अटैच होती है, दैट इज द फ्रीनूलम ऑफ टंग, दैट इज द फ्रीनूलम ऑफ टंग। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा टीथ। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अब हम बात करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज द टीथ। फ्रेंड्स
टीथ के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते, सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो नाउ जैसे हम बात करते हैं टीथ की, अगर हम बात करते हैं तो इन ह्यूमन टीथ आर प्रेजेंट इन बोथ जो। ह्यूमन में आप देखोगे ना तो टीथ दोनों जो में होती है, अपर जो एंड लोअर जो, दोनों जो में हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऊपर भी दांत होते हैं हमारे और नीचे भी दांत होते हैं, मतलब अपर जो एंड लोअर जो, दोनों जो में टीथ प्रेजेंट होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, टीथ में से वापस मैं आपको बोल देता हूँ, वापस मैं आपको बता देता हूँ कि टीथ में से काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नाउ दूसरा जो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अवर टीथ आर इम्बेडेड इन अ सॉकेट। हमारे जो टीथ होते हैं ना एक सॉकेट में होता है, एक सॉकेट होता है बराबर। जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर कभी कभी हम टीथ निकालते हैं ना, कभी बहुत मतलब कि केविटी हो गया और मतलब हमारे टीथ सड़ गए तो उसको निकालना पड़ता है। तो टीथ क्या होता है, एक सॉकेट में होता है, आप जस्ट उसको निकाल सकते हो। जैसे सॉकेट का मतलब क्या होता है, आप कोई फोल्डर होता है उसके अंदर हम पेन को रख देते तो दैट इज द सॉकेट, दिस इज द सॉकेट, और इसके अंदर हमारे टीथ रखे हुए होते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अवर टीथ आर इम्बेडेड इन अ सॉकेट, सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सॉकेट भी बोलते हैं या तो एल्वियोली भी बोलते हैं, एल्वियोली भी बोलते हैं। सो दैट टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड थिकोडोंट। सो हमारे टीथ कैसे होंगे फ्रेंड्स, थिकोडोंट। याद रखना है, प्लीज रिमेंबर थिकोडोंट, बराबर। थिकोडोंट होते, थिकोडोंट का मतलब होता है कि टीथ आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट या तो एल्वियोली। टीथ सॉकेट के अंदर होते हैं, आप जनरली उसको निकाल सकते हो, डॉक्टर खींच के निकाल सकता है टीथ को। अगर आपके टीथ बिगड़ जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अब निकाल दो, कोई चारा नहीं है, सो निकाल सकते बिकॉज इट इज इन अ टीथ। सो दैट देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ थिकोडोंट, थिकोडोंट। दूसरा होता है आपका एक्रोडोंट टीथ, एक्रोडोंट टीथ भी होते हैं, एक्रोडोंट, एक्रोडोंट। आप देखोगे ना जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग, तो फ्रॉग के जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट होते हैं। सो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं, सो थिकोडोंट, नॉट एक्रोडोंट, नॉट एक्रोडोंट, थिकोडोंट। बराबर। फ्रॉग के जो टीथ होंगे वो एक्रोडोंट होंगे, फ्रॉग के जो टीथ होते हैं ना एक्रोडोंट होते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्रोडोंट, बिकॉज के फ्रॉग के जो टीथ होते दे आर जॉइंट विद द जो बोन, जो नीचे मतलब ऊपर नीचे जो होता है तो उसके जो बोन होते हैं ना, बोन के साथ जॉइंट होते हैं, बोन के साथ जॉइंट होते हैं, बराबर। तो उसको हम बोलते हैं एक्रोडोंट, बट ह्यूमन टीथ आर थिकोडोंट, थिकोडोंट। नाउ दूसरा जो वर्ड से आपका वो है डाइफियोडोंट। डोंट का मतलब होता है टीथ, बराबर। डाइफियोडोंट मतलब कि ह्यूमन टीथ की अगर हम बात करें तो ह्यूमन टीथ आर प्रोड्यूस इन 2 सेट। आप देखोगे ना तो हमारी लाइफ में 2 बार टीथ आते, एक जब हम छोटे बच्चे होते तब मिल्क के टीथ आते, कभी बोलते हैं ना कि भाई अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं फटे हुए, टूटे, बराबर। सो हमारे देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ इन अवर लाइफ। एक जब हम छोटे होते 8 या 9 साल के होते तब तक हमारे जो टीथ होते हैं उसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ या तो टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ या तो टेम्पररी, वो टेम्पररी होते हैं। देन वो गिरने के बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं जिसको हम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, बराबर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डेसिडुअस टीथ। सो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो डाइफियोडोंट हो गए, दे आर डाइफियोडोंट बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इन अ 2 सेट। आपको पूछा भी जा सकता है, सो डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट, ओके। नाउ जो टूथ वेल्स होती है, जो वेल्स होती है, टूथ दांत वाली जो वेल्स होती है उसमें मोनोडोंट होता है, बराबर। उसमें मोनोफियोडोंट होता है। मोनोफियोडोंट मतलब कि जो टूथ वेल होते हैं, सो इट प्रोड्यूस ओनली 1 सेट ऑफ टीथ,
इट प्रोड्यूस ओनली वन सेट ऑफ टीथ, सो दैट इज मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट ये भी आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। तो हमारे जो टीथ होंगे वो कैसे होंगे, थिकोडोंट होंगे, डाइफियोडोंट होंगे, एंड देन जो हमारा थर्ड है वो है हिटेरोडोंट। वाई हिटेरोडोंट? सो हिटेरोडोंट का मतलब होता है हमारे जो टीथ है ना, सारे टीथ एक जैसे नहीं है, हमारे सारे टीथ एक जैसे नहीं है, हमारे टीथ अलग अलग है, बराबर। लाइक जैसे अगर हम देखते हैं ना तो इंसीजर है, देन केनाइन है, प्रीमोलर से एंड मोलर से, सो अलग अलग है, हमारे जो टीथ है ना अलग है, बराबर। सो अलग अलग टाइप के जो टीथ है इसके लिए इसको हम बोलते हैं हिटेरोडोंट, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ हिटेरोडोंट। ओके, नाउ हिटेरोडोंट क्यों? सो हिटेरोडोंट इसके लिए कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। कौन कौन से होंगे? वो होंगे आपके इंसीजर, इंसीजर, बराबर। इंसीजर के बाद आएगा आपका केनाइन, केनाइन, केनाइन के बाद आएगा आपका प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, एंड देन प्रीमोलर्स के बाद आएगा आपका मोलर्स। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 अलग अलग तरह के टीथ होते हैं, इसके लिए इसको हम बोलते हैं हिटेरोडोंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ हिटेरोडोंट। अंडरस्टूड? नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नाउ कुछ लाइक जैसे कि अगर हम रेबिट की बात करें, रेबिट की बात करें या तो स्क्विरल, स्क्विरल की बात करें तो दे लेक केनाइन, उनमें केनाइन नहीं होता है, बराबर। जो केनाइन होता है मतलब हमारा जो टीथ का जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। अभी हम देखेंगे डेंटल फॉर्मूला। सो नाउ जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो रेबिट होता है और जो स्क्विरल होता है उनमें केनाइन नहीं होता है, केनाइन नहीं होता है, मतलब कि इंसीजर होगा, इंसीजर के बाद सीधा प्रीमोलर होगा, केनाइन नहीं होगा। तो इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में जगह होगी। आप देखोगे ना कभी भी कोई भी रेबिट देखोगे या स्क्विरल देखोगे ना तो उसके जो आगे वाले जो 2 दांत होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसीजर, इंसीजर के बाजू में जो होता है उसको हम बोलते हैं केनाइन। तो केनाइन नहीं होता है तो उनमें गैप होती है, उनमें गैप होती है, वो केनाइन की जगह पे गैप होती है, देयर इज अ गैप, सो दैट गैप इज कॉल्ड अ डाइस्टेमा, डाइस्टेमा, दैट गैप इज कॉल्ड अ डाइस्टेमा, डाइस्टेमा। ये किस में होता है? रेबिट के अंदर एंड स्क्विरल के अंदर, रेबिट के अंदर एंड स्क्विरल के अंदर। ओके फ्रेंड्स, नाउ दूसरा जो हम देखते हैं कि जो टूथ वेल होती है, जो टूथ वेल होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि टूथ वेल, तो टूथ वेल में इट प्रोड्यूस ओनली 1 सेट ऑफ टीथ, इसके लिए वो मोनोफियोडोंट होते हैं। दूसरा जो टूथ वेल होते हैं उसके सारे टीथ एक ही जैसे होते, एक ही जैसे होते, बराबर। तो उसको हम बोलते हैं होमोडोंट, होमोडोंट। बट ह्यूमन टीथ की अगर हम बात करें तो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका थिकोडोंट, डाइफियोडोंट। हमारे टीथ कैसे होंगे? सॉकेट के अंदर होते हैं, इसके लिए थिकोडोंट, डाइफियोडोंट, इसके लिए कि ह्यूमन प्रोड्यूस 2 सेट ऑफ टीथ, बराबर। एक आपका टेम्पररी टीथ और दूसरा होता है आपका परमानेंट टीथ। सो डाइफियोडोंट और दूसरे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, बराबर। सो इसके लिए हिटेरोडोंट होते हैं, हिटेरोडोंट, बराबर। जो टूथ वेल होंगे उसमें मोनोफियोडोंट होंगे, ओनली 1 सेट होता है। दूसरा उसके सारे टीथ एक ही जैसे होते हैं, इसके लिए उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोडोंट, होमोडोंट। नाउ जो प्रीमोलर होते हैं तो आप देखते हो फ्रेंड्स, बराबर। तो हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है, हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है, तो हमारे 2 डेंटल फॉर्मूला होंगे, बराबर। एक आपका डेंटल फॉर्मूला होगा जो टेम्पररी टीथ के लिए होगा, टेम्पररी टीथ के लिए जो आपका डेंटल फॉर्मूला होगा फॉर द मिल्क टीथ। सो यहां पे आपको गड़बड़ नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है। डेंटल जस्ट आपको, अगर आपको डेंटल फॉर्मूला पूछा है ना तो आपको ऐसे ही लिखना है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, मीन्स के जो हर एक जो के अंदर, हर एक जो अपर जो लोअर जो,
बराबर। तो जो अपर जो है तो उसके इस तरफ, बराबर, साइड जो में, हर एक साइड जो के अंदर मतलब आपके 4 जो होंगे, 4 जो, बराबर। तो उसमें 2 केनाइन होंगे, सॉरी 2 इंसीजर होंगे, मतलब ये आपके 2 इंसीजर हो गए, फिर एक आपका केनाइन होगा, बराबर, फिर 2 आपके मोलर सॉरी प्रीमोलर होंगे, एंड देन 3 आपके मोलर्स होंगे, बराबर, 3 आपके मोलर्स होंगे। और उसी तरह से यहां पे होंगे 2, एंड देन केनाइन, एंड देन 2 आपके प्रीमोलर्स, एंड देन मोलर्स, 3 मोलर। सो आप देखोगे ना तो ऊपर आपके कितने हो जाएंगे, बराबर, ऊपर आपके जो हो जाएंगे ना तो टोटल आपके 4, अगर ऊपर अपर जो की बात करें तो देर आर 4 इंसीजर, 2 केनाइन हो जाएंगे, बराबर, 2 केनाइन, 4 आपके 4 क्या हो जाएंगे, 4 आपके प्रीमोलर हो जाएंगे, और 6 आपके क्या हो जाएंगे, मोलर्स हो जाएंगे। मतलब के ऊपर 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, सो अपर जो के अंदर इतने होंगे, नीचे 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। सो अब देखोगे तो 4 प्लस 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 दैट इज द 16। सो ऊपर आपके कितने हो गए 16, नीचे कितने हो गए 16, सो टोटल 32, सो टोटल 32 टीथ। सो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, आपको डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है नीट के अंदर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, बराबर, नीट। सो टोटल हमारे हो जाएंगे ऊपर 4 प्रीमोलर्स, देन 2 इंसीजर, देन सॉरी 2 आपके सॉरी 4 इंसीजर हो जाएंगे, 2 आपके केनाइन हो जाएंगे, 4 प्रीमोलर्स हो जाएंगे, और 6 आपके मोलर्स हो जाएंगे, 6 मोलर। नाउ ये जो लास्ट वाला जो मोलर्स होता है, मतलब पीछे वाला, एकदम आपकी पीछे वाली जो दाढ़ होती है, बराबर, उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, दैट इज कॉल्ड विजडम टीथ। सो आपको पूछा जाता है, सो जो आपका जो विजडम टीथ है, विजडम टीथ, बराबर, उसको हम वेस्टिजियल बोलते हैं, वेस्टिजियल, वेस्टिजियल, वेस्टिजियल। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है, वेस्टिजियल। नाउ मतलब आपको पूछा जाएगा कि इन ह्यूमन विच टीथ इज नोन एज अ वेस्टिजियल टीथ। वेस्टिजियल मतलब जो हमारे काम के नहीं है, हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। ये टीथ जो है हमारा, जो पीछे वाला जो टीथ है जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। जिस ऑर्गन का हमारी बॉडी में कुछ काम नहीं होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे हमने यहाँ पे देखा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। सो हमारी एलिमेंट्री कैनल में आप देखोगे ना, अपेंडिक्स का हमारा कोई काम नहीं है, मतलब कोई ये बॉडी में हो या ना हो कोई काम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन। दिस इज कॉल्ड अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, सो नाउ दिस इज कॉल्ड वेस्टिजियल। सो ऐसे ही जो हमारा ह्यूमन टीथ है, सॉरी जो विजडम टीथ है, विजडम टीथ मतलब कि जो पीछे वाले जो 3 मोलर्स है, उसमें जो लास्ट वाला जो मोलर्स है, अंदर से जो लास्ट वाले जो मोलर्स होते हैं यहाँ पे ये हमारे वेस्टिजियल है, कोई काम नहीं है इनका, टीथ के अंदर कोई काम नहीं है, बराबर। तो इनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल टीथ, बराबर। सो दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल टीथ। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी मूव टू स्टमक। सो फ्रेंड्स, जैसे हम देखते कि स्टमक इज ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड्स, स्टमक में से भी काफी क्वेश्चन आपको पूछे जाते। सो अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक इज अ वाइड, मतलब कि वाइड होता है, बड़ा ऑर्गन है स्टमक आपका, जे शेप होता है एंड डिस्टेंसिबल है। मतलब कि जे शेप आप देखते हो ना, तो इसका जो ये इट इज अ वाइड, बड़ा होता है, जे शेप होता है एंड डिस्टेंसिबल। डिस्टेंसिबल मतलब ये एक्सपांड हो सकता है, ये एक्सपांड हो सकता है, डिस्टेंसिबल। आप ज़्यादा खाते हो ना तो आपका स्टमक फूलता है, पेट हमारा फूलता है, बिकॉज आवर स्टमक इज ए डिस्टेंसिबल। नाउ स्टमक कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो इट इज एबोव द एब्डोमेन। हमारे जो एब्डोमेन होता है उसके ऊपर होता है, बट जो डायफ्राम होता है उसके नीचे होता है। सो स्टमक इज सिचुएटेड एबोव द एब्डोमेन एंड लोअर द
डायफ्राम के नीचे होता है। नाउ अब जो आगे हम देखते हैं तो स्टमक की अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट होता है, ये वो होता है कि स्टमक हैज अ 4 रीजन। फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमन स्टमक हैज अ 4 रीजन। इसके 4 रीजन होते हैं, बराबर। 4 रीजन है हमारे, जैसे कि फंडस, कार्डियक पार्ट, बॉडी पार्ट एंड पाइलोरिक। नाउ सो एक एक करके अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक पार्ट की अगर हम बात करें कार्डियक पार्ट, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ द स्टमक जहां पे ओइसोफेगस ओपन होता है, मतलब कि जो ओइसोफेगस होता है ना वो कहां पे ओपन होता है, तो ओइसोफेगस ओपन्स इन अ कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कुछ जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसा समझते हैं कि जो हमारा ओइसोफेगस होता है स्टमक में कहां पे ओपन होता है, फंडस में। नॉट इट इज फंडस, प्लीज रिमेंबर कि ओइसोफेगस ओपन्स इनटू कार्डियक पार्ट ऑफ अ स्टमक का जो कार्डियक पार्ट होता है ना वहां पे ओइसोफेगस ओपन होता है। नाउ एक दूसरी चीज जो आपको याद रखना है कि ये जो ओइसोफेगस का जो ओपनिंग होता है, मतलब कि दिस इज द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस। सो ओइसोफेगस कहां पे ओपन हो रहा है, यहां पे ओपन हो रहा है, एंड दिस इज द कार्डियक पार्ट। ये नहीं, ये आपका फंडस है, दिस इज द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। सो ओइसोफेगस इज ओपन्स इनटू अपर पार्ट विच इज नोन एज अ कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक, यहां पे ओपन होता है। नाउ ये जो ओइसोफेगस का जो ओपनिंग होता है, मतलब मींस के ओपनिंग ऑफ द ओइसोफेगस इज कंट्रोल्ड बाय द कार्डियक एपर्चर। प्लीज रिमेंबर कि ओइसोफेगस का जो ओपनिंग होता है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, कार्डियक एपर्चर्स या तो कार्डियक एपर्चर या तो कार्डिया। हम खाते हैं ना तो वो बंद हो जाता है, कंट्रोल करता है, भाई धीरे धीरे खाना आगे जाता है। सो ये चीज याद रखना है कि ओपनिंग ऑफ द ओइसोफेगस इन द स्टमक इज कंट्रोल्ड बाय द कार्डियक एपर्चर्स और कार्डियक एपर्चर्स या तो कार्डिया। नाउ ये जो कार्डियक एपर्चर है या तो जो कार्डिया है वहां पे एक वाल होता है, इसके बारे में भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर। मतलब कि कार्डियक एपर्चर के वहां पे एक वाल होता है, उस वाल को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। दैट वाल इज कॉल्ड अ कार्डियक स्फिंक्टर। सो यहाँ पे एक आपका स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ओके फ्रेंड्स, नाउ कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या होता है। सो यहां से आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलता है जो आपको कहीं पे मतलब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, कि रीगर्जिटेशन। सो एक वर्ड से आपका रीगर्जिटेशन। सो रीगर्जिटेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना जो छोटा बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे को खाना खिलाने के बाद जो माँ होती है ना वो बच्चे को ऐसे ऐसे करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्फिंक्टर होता है, ये जो मतलब कि जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, सो कार्डियक स्फिंक्टर चेक द रीगर्जिटेशन ऑफ फूड। जो खाना ऊपर आ जाता है ना उसको चेक करता है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बराबर। कि कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है, तो कार्डियक स्फिंक्टर चेक द रीगर्जिटेशन ऑफ द फूड। नाउ रीगर्जिटेशन ऑफ द फूड का मतलब क्या होता है, खाना बाहर निकल जाना। हमारा ऐसा नहीं होता है, हाँ जब हमको वॉमिटिंग जैसा फील होता है ना तब हमारा ये स्फिंक्टर थोड़ा वीक हो जाता है जिससे हमको वॉमिटिंग होता है, बराबर। सो नाउ दैट इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन, खाना बाहर निकल जाना, बराबर। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, बराबर,
जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें ये वीक होता है, कार्डियक स्फिंक्टर वीक होता है। तो रीगर्जिटेशन इज वेरी कॉमन इन द इन्फेंट्स देन दैट ऑफ द एडल्ट्स। एडल्ट के कंपेयर में अगर हम बात करें तो रीगर्जिटेशन इन्फेंट में कॉमन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारी हम बात करते हैं वो है फंडस के बारे में। कार्डियक पार्ट के बारे में हमने बात कर ली, कार्डियक क्या होता है वो हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है फंडस। नाउ सो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक दैट इज द डोम लाइक शेप। आप देखोगे ना एक डोम जैसा है, जैसे मंदिर का गुम्मट होता है ना वैसा होता है। सो डोम लाइक अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड अ फंडस, इज कॉल्ड अ फंडस। क्या है, व्हाट इज फंडस? एंड ये कहां पे होता है? एबोव द कार्डियक, कार्डियक ऑफ अ स्टमक। अपर डोम लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड अ फंडस। और ये कहां पे होता है? कार्डियक जो स्टमक का जो कार्डियक पार्ट होता है उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गैस होती है या तो एयर होती है, यहाँ पे गैस होती है या तो एयर होता है। जैसे कभी कभी हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं ना तो हमको ऐसे ओढ़कर आता है ना करके, बराबर। सो ये जो ओढ़कर आता है ना उसका रीजन क्या होता है? हम बहुत खाना खाते हैं तो खाना यहां तक भी चला जाता है, कभी कभी फंडस में चला जाता है। तो फंडस में क्या होता है? गैस भरा होता है, खाना यहाँ पे जाता है ना तो ये जो गैस होती है ना ये बाहर निकलती है और हमारे मुंह से बाहर निकलती है, बराबर। सो दैट इज फंडस, दैट इज द फंडस। नाउ सो फंडस के बाद हम देखते हैं बॉडी पार्ट, बराबर। फंडस के बाद अगर हम देखते हैं तो बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है। सो मिडल रीजन ऑफ द स्टमक इज नोन एज अ बॉडी, बॉडी पार्ट। मिडल रीजन ऑफ द स्टमक इज नोन एज अ बॉडी पार्ट। नाउ नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हमारा पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, बराबर। सो नाउ पाइलोरिक पार्ट मतलब क्या होता है कि लोअर रीजन ऑफ द स्टमक। स्टमक का अपर रीजन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक पार्ट। उसके ऊपर वाला रीजन है कार्डियक पार्ट के ऊपर जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं फंडस। देन मिडल रीजन ऑफ द स्टमक इज नोन एज अ बॉडी पार्ट एंड लोअर रीजन ऑफ द स्टमक, स्टमक का जो लोअर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। प्लीज रिमेंबर इट इज कॉल्ड अ पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। नाउ याद रखना है कि पाइलोरिक पार्ट आप देखोगे तो ये दो पार्ट से बना हुआ है, आपका दो पार्ट से बना है। एक होता है आपका वाइडर और एक होता है नेरो, बराबर। एक होता है आपका वाइडर और एक होता है नेरो, बराबर। नाउ ये आप देखते हो ना तो ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। ये जो रीजन है ना ये लोअर रीजन, मतलब यहां से अगर हम यहां से देखते हैं और यहां तक का जो ये पूरा रीजन है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो ये लोअर पार्ट है जो थोड़ा बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम। और जो अपर है जो थोड़ा छोटा होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक कैनल, पाइलोरिक कैनल, बराबर। पाइलोरिक कैनल ये जो लेजर कर्वेचर है ना ये लेजर कर्वेचर है और ये लार्ज कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर। दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर, ये लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर की तरफ आप देखोगे ना ये छोटा पार्ट है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक कैनल, ये बड़ा पार्ट है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम। नाउ ये जो पाइलोरिक रीजन होता है स्टमक का, जो पाइलोरिक रीजन होता है इट इज ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम, इट इज ओपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को जो रीजन है ड्यूडिनम वहां पे ओपन होता है, बराबर, वहां पे ओपन होता है। नाउ किसके थ्रू ओपन होता है? मतलब कि एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक एपर्चर, दिस इज पाइलोरिक एपर्चर। सो पाइलोरिक एपर्चर क्या करता है? कंट्रोल करता है कि स्टमक में से जो पार्सली अनडाइजेस्टेड एंड पार्सली डाइजेस्टेड फूड है ना वो ड्यूडिनम में आता है, उसको कंट्रोल करता है। इट लीड्स टू द कंट्रोल करता है, बराबर। नाउ अब ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये जो पाइलोरिक एपर्चर होता है, पाइलोरिक एपर्चर इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आपका एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये गार्ड करता है कि भाई कितना खाना ड्यूडेनम में जाएगा, कितना खाना ड्यूडेनम में जाएगा। ऐसे नहीं है कि जो भी हम स्टमक में खाते हैं वो सीधा ही चला जाता है, कुछ टाइम तक वो पड़ा रहता है। कार्बोहाइड्रेट अलग टाइम तक पड़ा रहेगा, फैट अलग टाइम तक, प्रोटीन अलग टाइम तक पड़ा रहता है। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बराबर। तो वो कौन डिसाइड करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर विच इज गार्डेड, जो गार्ड करता है, पाइलोरिक एपर्चर को गार्ड करता है,
बराबर। नाउ एक दूसरी चीज आपको याद रखना है फ्रेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, के हमारी जो स्टमक होती है, सो स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिन, स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिन। और दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नीट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि ह्यूमन स्टमक सीक्रेट एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं केस्टल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर, के केस्टल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, ये आपको नीट में पूछा ही जाता है, बराबर। ये आपको नीट में पूछा ही जाता है कि हमारी जो ह्यूमन स्टमक होता है, ह्यूमन स्टमक सीक्रेट केस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इन द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ह्यूमन स्टमक सीक्रेट protein that is called a kestal intrinsic gastric factors which is help in the absorption of vitamin B12. Okay, so now we see the small intestine. So friends, please remember कि small intestine of human comprises of 3 parts, 3 रीजन होते, 3 रीजन्स होते। जो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ह्यूमन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें 3 रीजन होते हैं। एक होता है आपका ड्यूडिनम, दूसरा होता है आपका जेजुनम और तीसरा होता है आपका इलियम। नाउ वन बाय वन हम देखते हैं, सारे रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि जो स्टमक होता है, तो स्टमक में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, पार्सली अनडाइजेस्टेड मतलब अनडाइजेस्टेड एंड पार्सली डाइजेस्टेड जो फूड होता है, वो स्टमक के बाद कहां पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बराबर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरू वाला पार्ट जो होता है, शुरुआत होता है ना, उसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम, दैट इज कॉल्ड ड्यूडिनम। और यहाँ पे स्टमक और ड्यूडिनम के बीच में एक एपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक एपर्चर, जो अभी हमने बात की, पाइलोरिक एपर्चर। नाउ ये पाइलोरिक एपर्चर के वहां एक स्पिंक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंक्टर। सो पाइलोरिक स्पिंक्टर चेक द एंट्री ऑफ द फूड फ्रॉम स्टमक टू द ड्यूडिनम, नाउ सो स्टमक मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यूडिनम फॉलोस टू द स्टमक, स्टमक के बाद कौन सा पार्ट आएगा आपका, ड्यूडिनम आएगा। मतलब कि स्टार्ट वाला जो पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्ट वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम। नाउ ड्यूडिनम में अब देखोगे ना, तो ड्यूडिनम हैज अ हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ अ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये हमारा पेनक्रियाज है, दिस इज द पेनक्रियाज, नाउ दिस इज द लीवर, और यहाँ पे आपका गॉल ब्लेडर होता है। नाउ लीवर, सो लीवर में से जो बाइल डक्ट आती है और पेनक्रियाटिक जो डक्ट होती है, वो दोनों कंबाइन हो जाती है, बाइल डक्ट और लीवर की जो डक्ट होती है, बराबर, वो कंबाइन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। सो दैट इज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, बराबर, हेपेटो का मतलब होता है लीवर और पेनक्रियाट, दोनों की डक्ट जहां पे मिलती है, लीवर में से एक पाइप आती है, पेनक्रियाज में से एक पाइप आती है, दोनों कंबाइन हो जाती है। तो दोनों जहां पे कंबाइन हो जाते हैं, उसको जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ एलिमेंट्री कैनल की। सो नाउ हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ड्यूडिनम होता है, ड्यूडिनम, सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूडिनम में क्या होता है, तो ड्यूडिनम में हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, मतलब यहाँ पे ओपन होता है, बराबर। पेनक्रियास का जो भी सिक्रेशन होगा, लीवर का जो भी सिक्रेशन होगा,
बराबर, जो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस और जो लीवर का जो भी सिक्रेशन होता है वो कहां पे जाता है, ड्यूटीनम में, ड्यूटीनम में जाता है। मतलब कि ड्यूटीनम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं ड्यूटीनम। सो ड्यूटीनम रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम द पेनक्रियास एंड लीवर थ्रू हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, एक डक्ट होता है, बराबर। तो याद रखना आपको, हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला ओपन्स इनटू द ड्यूटीनम, ओपन्स इनटू द ड्यूटीनम। नाउ दूसरा हम बात करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जेजुनम, दैट इज कॉल्ड जेजुनम। स्मॉल पार्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जेजुनम एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सेंट्रल वाला पार्ट हो गया, ये इनिशियल पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जो शुरू वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको हम बोलते हैं ड्यूटीनम, जो सेंटर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड जेजुनम एंड जो लोअर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हम बोलते हैं इलियम। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका पेयर्स पेचिस, पेयर्स पेचिस, बराबर, दैट इज पेयर्स पेचिस। नाउ व्हाट इज पेयर्स पेचिस? सो एक्चुअली पेयर्स पेचिस, इसके बारे में भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेयर्स पेचिस। पेयर्स पेचिस क्या होता है? तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के लिम्फोइड्स, मतलब पेचिस होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू के पेचिस होते हैं, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड द पेयर्स पेचिस and they fight against infection, they fight against infection, so it is most important points। so please remember Peyer's patches मतलब क्या होते हैं? a small white patches of lymphoid tissue, छोटे छोटे व्हाइट कलर के लिम्फोइड टिश्यू के पेचिस होते, पेचिस होते कहां पे होते हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पे छोटे छोटे व्हाइट कलर के पेचिस होते हैं लिम्फोइड टिश्यू के, उसको हम बोलते हैं स्पेयर्स पेचिस। एंड स्पेयर्स पेचिस दे फाइट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के सामने लड़ते हैं। सो नाउ वी सी द लार्ज इंटेस्टाइन। सो फ्रेंड्स, लार्ज इंटेस्टाइन हैज अ 3 रीजन, इसमें 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से वो 3 रीजन होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हम यहाँ पे उसी पॉइंट की डिस्कस कर रहे हैं जो नीट में आपको पूछे जाते हैं, जो नीट में पूछे जाते हैं। सो कौन से 3 रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन के? तो जैसे फर्स्ट हम देखते हैं कीकम, बराबर, फर्स्ट हम देखते हैं कीकम, देन होता है आपका कोलोन एंड देन रेक्टम, ये 3 रीजन होते हैं, बराबर, ये 3 रीजन होते हैं। नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन, ह्यूमन का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इट हैज अ 3 रीजन, उसमें 3 रीजन होते हैं, कीकम, कोलोन एंड रेक्टम। दिस इज द रेक्टम, दिस इज द कीकम एंड ये यहां से लेके यहां तक जो आप जाते हो इसको हम बोलते हैं कोलोन, और फिर ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं रेक्टम एंड दिस इज एनस, दिस इज एनस, बराबर। नाउ कीकम की अगर हम बात करें तो ये छोटा सा पार्ट होता है जो लार्ज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जहां से ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं कीकम, दैट इज कॉल्ड कीकम। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीकम बियर स्मॉल, बराबर, कीकम में स्मॉल वर्म लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल स्लेंडर एंड वर्म लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फ्रेंड्स याद रखना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कीकम होता है उसके पास एक छोटा सा स्लेंडर वर्म लाइक प्रोजेक्शन होता है, दैट छोटा सा जो स्लेंडर वर्म लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स,
दैट इज कॉल्ड अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारा जो फूड होता है ना, कुछ फूड होता है वो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है सम टाइम, और फिर यहाँ पे ये जो फूड होता है ना ये डीके होने लगता है, डीके सड़ने लगता है, और डीके होने की वजह से ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या तो कभी कभी उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, बराबर, वॉर्म आ जाते हैं, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो जो इन्फेक्शियस कंडीशन होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, जो इन्फेक्शियस कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस। सो दैट इन्फेक्ट्स appendicitis. So friends, please remember what is appendicitis. So appendicitis means inflammatory condition of vermiform appendix. Inflammatory condition of vermiform appendix is called appendicitis. Appendicitis, that is the painful condition, बहुत पेन होता है, बराबर, बहुत पेन होता है। सो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये सर्जिकली रिमूव कर देना पड़ता है, मतलब एक सर्जिकल प्रोसेस होती है छोटी सी जहां पे हम ये अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं, अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। तो वो जो सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को हम बोलते हैं एपेंडिक्टोमी, एपेंडिक्टोमी। सो दैट इज कॉल्ड एपेंडिक्टोमी, एपेंडिक्टोमी। ये सारे जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये आपको नीट में पूछे जा सकते हैं, ये आपको नीट में पूछे जा सकते हैं। मैं वापस आपको रिपीट करता हूं कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड एपेंडिक्टोमी, इज कॉल्ड एपेंडिक्टोमी। नाउ अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई पार्ट नहीं है, ये हमारे बॉडी में यूजलेस ऑर्गन है, इसका कोई यूज नहीं है। सो इसके लिए इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। सो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉलोइंग, फ्रॉम फॉलोइंग विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो दैट इज द एपेंडिक्टोम, सॉरी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ अब हम देखते हैं कोलोन की बात करते हैं। तो कोलोन, यहां से अगर हम देखते हैं यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोलोन, कोलोन। तो ये जो कोलोन है जो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन। फिर यहां से आप देखते हो तो मुड़ जाती है, बराबर, मुड़ जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, मतलब यहां से लेके यहां तक ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये नीचे की तरफ जाती है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और फिर वापस यहाँ पे मुड़ जाती है, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। सो कोलोन जो है उसके भी चार रीजन हो जाएंगे। एक जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, देन मुड़ जा रही है ट्रांसवर्स कोलोन, वापस नीचे की तरफ आ रही है एसेंडिंग कोलोन, फिर यू जा रही है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, बराबर। नाउ ये जो कोलोन है, कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम, रेक्टम में ओपन होती है, एंड रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस। रेक्टम कहां पे ओपन होता है? एनस में ओपन होता है। नाउ एक जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन की जो नीट में पूछे जाते हैं। तो ये जो एसेंडिंग कोलोन है और ट्रांसवर्स कोलोन है, इसके बीच वाला जो रीजन है बिटवीन ascending colon and transverse colon, so that region is called a hepatic flexor, that region is called a hepatic flexor, या तो इसको हम राइट कॉलिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं, राइट कॉलिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, हेपेटिक फ्लेक्सर बोलेंगे या तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर, यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कि ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है और डिसेंडिंग कोलोन है, इसके बीच वाला जो रीजन है जहां से मुड़ता है, मुड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर, प्लेनिक फ्लेक्सर या तो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। सो ये आपका राइट कॉलिक फ्लेक्सर हो गया या तो हेपेटिक फ्लेक्सर हो गया, क्योंकि ये लीवर की तरफ है, इसकी वजह से इसको हम, हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, तो लीवर की तरफ है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर या तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर।
बराबर। कॉलोन रीजन है, राइट वाला है, अगर आप देखोगे तो कॉलोन हमारा यू होता है तो राइट की तरफ है, इसके लिए इसको हम राइट कॉलिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं। फ्लेक्सर मतलब मुड़ना, फ्लेक्सर का मतलब होता है मुड़ना। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेनिक फ्लेक्सर? क्योंकि ये स्प्लीन, पेनक्रियास के पीछे जो आप देखते हो ना, स्टमक के नीचे पीछे की तरफ स्प्लीन होता है, स्प्लीन की तरफ वाला ये जो फ्लेक्सर है ना, इसके लिए इसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। या तो ये कॉलोन का लेफ्ट साइड है, कॉलोन